अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। मार्केट की ओपनिंग 1,76,935 की रही और 1580 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट ने 176 का लेवल जो है सस्टेन किया। लेकिन अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर देखते हैं तो एफएफसी ने इंडेक्स में आज काफी कंट्रीब्यूट किया, जबकि उसका आज रिजल्ट भी आया। मुफीस, पहले हम एफएफसी के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि जो डिविडेंड उसने प्रोवाइड किया और पहले कितना प्रोवाइड कर चुका है, तो थोड़ी सी एफएफसी के आउटलुक के बारे में भी बताइए। जी पहले तो जो मार्केट की बात है मैं थोड़ा सा वो बताया था कि मार्केट क्योंकि ऑयल ऊपर हो गया था और जंग पे हम बार बार ये बात करते हैं कि हम ऑयल नीचे जाता है तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि जंग रुक जाएगी। वी आर ऑलवेज होपफुल कि जंग ना हो, लेकिन क्योंकि ऑयल बढ़ता है तो फिर पीएसएक्स प्रेशर लेता है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इतना बड़ा कोई प्रेशर नहीं था। और रिजल्ट आया एफएफसी का, उसने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। एफएफसी क्योंकि हैवी वेटेज है, इंडेक्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। रिजल्ट वाज गुड। ₹14.5 का एफएफसी ने डिविडेंड दिया फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। एक्स हो जाएगा, तो अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप एफएफसी को रख सकते हैं। रिजल्ट वाज गुड। ठीक है मुइस, मैं ऑयल पे आना चाहूंगा। आपने जैसे मिड डे के अंदर भी बताया था कि पिछले 2-3 दिन से कोई ऐसी खबर अटैक्स की नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो है दोबारा से हमारे पास खबर आई कि ईरान ने भी यूएस की तरफ कुछ अटैक्स किए, जिसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा वापस उसने गेन प्रोवाइड किया। थोड़ा सा बताइएगा कि ऑयल की प्रोजेक्शन अभी यहाँ से आपको दोबारा ऊपर जाते हुए लग रही है, क्या इम्पैक्ट उसका मार्केट पे मजीद आ सकता है, इसमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इस वक्त तो ऑयल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और मार्केट जब बंद हो रही थी तब 82 83 के पास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद मार्केट बंद ठीक होते ही है। अभी $85 का हाई लगा और इस वक्त $84 पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि ऑयल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है 87 एज अ रेजिस्टेंस एरिया, वहां से टकरा के हम ऑयल को अगेन नीचे जाता हुआ देख सकेंगे। लेकिन फॉर नाउ ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अटैक्स। 2-3 दिन से अटैक नहीं हो रहे थे। 78 भी कल रात को ब्रेक कर दिया था और कल रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने यही सोचा था कि सुबह मार्केट पॉजिटिव जाएगी। मुझे नहीं पता था कि सुबह अटैक हो जाएगा, सरप्राइज अटैक, और उसके बाद फिर हम ऑयल को बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाता हुआ देखेंगे हम्म। और उसी का ही हम्म। मेनली इम्पैक्ट आया मार्केट के अंदर। अच्छा, एक और हम्म। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केट भी रिएक्ट कर रही है न्यूज के ऊपर, अटैक्स के ऊपर, लेकिन करेक्ट। रिएक्शन का जो पहले एक पैरामीटर होता था वो पहले बहुत ज्यादा होता था। बहुत ज्यादा रिएक्शन हम दिखते थे कि एक अटैक हुआ, ऑयल $4-5 बढ़ गया तो मार्केट 5,000 10,000 पॉइंट नीचे चली जाती है। लेकिन अभी भी कल रात से अगर हम देखते हैं तो $78 का जो ऑयल था वो 83 84 पे ट्रेड कर रहा था सुबह। ठीक है, तो $5-6 ऑयल बढ़ गया, अटैक भी हो गया नया जो कि 2-3 दिन से हम्म। रुके हुए थे। उसके बाद भी मार्केट ने सिर्फ 1500 पॉइंट लूज किया। तो आई थिंक अब लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और ऑयल अभी भी हमारी रेंज से थोड़ा सा ही बाहर निकला है। $80 की हमारी रेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। $80 तक वी कैन अफोर्ड। $80 के हम्म। अबव जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। लेकिन मुझे लगता है कि हम्म। अगर अटैक्स वापस रुक गए तो ऑयल इसी तरह से जितना तेजी से ऊपर जा ठीक रहा है। है उसी तेजी से नीचे आने के अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है मोहित, हमने देखा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम ज्यादा चल रहा है। मतलब एक तो सेक्टर एक साइड पे हो गया, हमने आज देखा मिलेट ट्रैक्टर ने भी कुछ गेन प्रोवाइड किया, फर्टिलाइजर के अंदर एफएफसी ने गेन प्रोवाइड किया। तो काम ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ही करना चाहिए इंस्टेड के हम पूरे सेक्टर को देखते हैं, कुछ स्टॉक्स ही ज्यादातर चल रहे हैं। इस बारे में भी बताइएगा, और क्या टॉपिक्स आपकी नजर में होनी चाहिए अगले 3 दिन कंसिडरिंग मार्केट जिन लेवल्स पे चल रही है। देखिए, हमेशा स्टॉक मार्केट अगर चल भी रही हो ना, अगर मोमेंटम के अंदर भी होती है तो भी हम स्टॉक स्पेसिफिक ही जाते हैं, क्योंकि पूरी ना स्टॉक मार्केट या इंडेक्स ट्रेड आप नहीं कर सकते। ठीक है, इंडेक्स के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और ना ही पूरा सेक्टर आप एक साथ ले सकते हो। तो करेक्ट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही होती है या स्टॉक ट्रेडिंग ही होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा सेक्टर एक साथ चल रहा हो। हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल जब चलता है तो पूरा सेक्टर एक साथ चलता है, सीमेंट चलता है तब एक साथ चलता है, लेकिन उनके अंदर भी कंपनीज होती हैं जो 10% बढ़ रही होती हैं, कुछ कंपनीज 4-5% पे ही ट्रेल कर रही होती हैं। तो हमेशा हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना चाहिए। अभी भी अगर हम मार्केट देखते हैं तो मुझे लगता है पर्सनली कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर फैसल बैंक, मीज़ान बैंक ट्रेडिंग का अच्छा मौका दे देंगे। अच्छा, और एक और हम्म। बात, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन बिल्कुल स्लो स्लो रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। हम्म। और अब हम्म। 1 अगस्त से हमारे पास भर के बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। एक ही दिन के अंदर 20-20 30-30 रिजल्ट्स आते हैं हम्म। और अच्छे बुरे सारे रिजल्ट आते हैं। और मुझे जहां तक लगता है जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, वो रिजल्ट्स इस बार इतने कोई खास और इतने कोई अच्छे नहीं आएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतने अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसी क्वार्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़े थे 1% के और इसी क्वार्टर के अंदर करेक्ट। इम्पैक्ट भी आया होगा। तो आई थिंक हो सकता है कि रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, लेकिन क्योंकि अगर मार्केट बुलिश होगी तो रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट इतना कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं, जैसे कि एफएफसी बड़ा रिजल्ट माना जाता है क्योंकि वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का भी रिजल्ट अच्छा ही एक्सपेक्टेड है, पूरा बैंकिंग अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और एफएफसी का रिजल्ट भी अगर हम देखें तो अर्निंग्स भी इसकी बड़ी हैं। और जो डिविडेंड ₹8 का देता था क्वार्टरली, इस बार ₹14.5 का डिविडेंड दिया है। और 5 साल से पांच पिछले 5 साल को अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज वाइज, अर्निंग परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। इस क्वार्टर के अंदर ₹16.5 कमाया और ₹14.5 पे आउट कर दिया। तो आई थिंक जो अच्छी और बड़ी कंपनीज होंगी, नस्ली कंपनीज जिनकी वजह से इंडेक्स चलता है, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जो दूसरे जिनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं होते, जो लोन पर ज्यादा चल रही होते हैं और
मेनली सीमेंट सेक्टर, तो मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट्स पर Correct. थोड़ा हमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो Correct. थोड़ा हमें सीमेंट सेक्टर नीचे साइड पर मिल सकता है आने वाले वीक्स के अंदर। करेक्ट, फंडामेंटली साउंड के अंदर तो रिजल्ट ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं। प्लीज थोड़ा सा मैं बिल्कुल। एज का की तरफ भी आना चाहूंगा, उसका भी आज रिजल्ट है, कितना ईपीएस उसकी बेहतर हुई है, थोड़ा बताइएगा। ऑन ग्राउंड फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और इससे रिलेटेड कोई हमारे पास न्यूज भी आ रही थी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी ये जाने लगी है, बीईवी सेगमेंट में। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। जी, ईपीएस तो बहुत अच्छी है, 5 रुपए आई थिंक 80 पैसे से जो ईपीएस बढ़ी है वो 17 रुपए 41 पैसे पे चलेगी, तो ईपीएस तो बड़ी मैसिवली ग्रो हुई है। एंड आई थिंक 37 बिलियन के कुछ उन्होंने इस क्वार्टर में जो है सेल्स रिकॉर्ड किए हैं, सो इट्स अमेजिंग। मतलब अगर रिजल्ट देखा जाए, और एज का से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इन्वेस्टर्स की इसलिए थोड़ी सी खराब भी रही हैं क्योंकि शेयर बहुत टाइम स्टक रहा है, चला नहीं है, लेकिन अब बड़ा मैसिव उन्होंने ईपीएस में ग्रोथ दिखाई है, व्हिच इज फिनोमिनल। बट ये कितना सस्टेन करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एज कार की एक तो जो हम सेगमेंट देखते हैं गाड़ियों का, उसमें बहुत सारी चीजें, एक ऑटो पॉलिसी हमारे फाइनलाइज होना जरूरी है। Correct. उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी होती हैं, जिसके ऊपर अभी उनकी कुछ इंस्टॉलमेंट जो गवर्नमेंट ऑप्शन से थी वो जुलाई 27 तक क्लियर होंगी, आई थिंक कुछ 45% के करीब, तो वहां से और फिर अदर इनकम इनकी आई है एज कार की। सो ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी गुड। बट अब शेयर किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ना न्यूज मटेरियलाइज हो जाती है, तो शेयर फिर जरा नॉर्मल हो जाता है फिर, क्योंकि आपकी जो एंटिसिपेशन होती है वो रिजल्ट तक ही होती है, और रिजल्ट जब कंप्लीट हो गया, रिजल्ट जब अनाउंस हो गया, उसके बाद उसमें से वो जो जान थी वो निकल गई। अब वो अपने हिसाब से ही ऑपरेट करेगा। अब लोग शिफ्ट करेंगे उस जगह पे जहाँ पे बाकी रिजल्ट्स आने होंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन में यही होता है। जिस कंपनी का रिजल्ट आना है उसके अंदर एक चाल बनती है, जब वो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है वहां पे वो चीज मटेरियलाइज हो जाती है, और पैसा लिक्विडिटी जो शिफ्ट कर जाती है दूसरी कंपनीज में। सो लेट्स सी अब शेयर किस तरह परफॉर्म करता है, बट रिजल्ट ओवरऑल वाज वेरी गुड। अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज ऐड करता हूँ एच कार के लिए। देखें, पहले तो इसकी अर्निंग्स 5 रुपए क्वार्टर होती थी, और इतना कोई पे आउट वगैरह भी करता है अगर तो हाफ ईयरली और ईयरली करता है। लेकिन आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल गई ना, जो एच कार को देखते ही नहीं थे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अब रिजल्ट देखा, अर्निंग्स देखी, तो उसके बाद एंटिसिपेट करेंगे अगला क्वार्टर भी अच्छा आ सकता है, इसी तरह की अर्निंग्स आ सकती हैं, तो उसके अंदर अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक या रिजल्ट से पहले हमें कुछ एक गेन मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर अब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे एच कार के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब तक थोड़ा हमें गेन दे देगी कुछ परसेंटेज। ठीक है, मेरा एक सवाल यहाँ पे बन रहा है, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि क्वार्टर का रिजल्ट एज कार का अच्छा है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो इतनी ईपीएस इसकी पास्ट रिकॉर्ड में इंप्रूव नहीं हुई जितनी इस क्वार्टर में हुई है। तो क्या इस एक क्वार्टर की रिजल्ट बेहतर आने से इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट करेंगे कंपनी पे ट्रस्ट या सेंटिमेंट बेहर होगा, या ईयर ऑन ईयर कंपनी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे तब कोई ज्यादा फंडामेंटली ऑन ग्राउंड साउंड होगी? देखिए, जो इन्वेस्टर जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, वो हमेशा इन्वेस्टर पहले तो उसकी प्रोडक्ट्स देखता है कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स चल रही है नहीं चल रही है। और जैसे कि फर्टिलाइजर के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमेशा देखता है कि भाई किसकी फर्टिलाइजर ज्यादा सेल हो रही है मार्केट के अंदर, और दिख भी रही है, सिर्फ नंबर्स के अंदर सेल है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि हम एजीएल की बात करते हैं, जो फर्टिलाइजर के अंदर, उसकी फर्टिलाइजर आपको दिखती नहीं है लेकिन नंबर्स के अंदर सेल्स आ रही है, तो उसके अंदर कभी भी इन्वेस्टर बैट नहीं लेता है। जैसे कि एच कार है, तो एच कार की गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर दिख रही हैं और पता है कि सेल्स भी आ रही हैं, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं। जो होंडा सिटी है इनकी, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी बहुत सारी गाड़ियां बिक रही हैं होंडा सिटी इनकी, तो वो सब दिख रही हैं, सेल्स। देखें, सिर्फ अर्निंग्स मैटर नहीं करती हैं, उसके बाद सेल्स भी अगर कंपनी की बढ़ी है, जो कि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 26 अरब की सेल थी और इस बार 37 अरब की, तो 11 अरब से सेल विद इन अ क्वार्टर इंक्रीज हो जाना, तो वो भी इंपैक्टफुल करता है। तो आई थिंक इन्वेस्टर जो है वो अर्निंग्स देख के और सेल्स देख के इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। करेक्ट, मेरा ख्याल है ऑटो सेक्टर के लिए तो ये भी है कि आगे एक्सपेक्टेड है कि कुछ नॉन ब्रांड्स ने तो अपनी गाड़ियों की प्राइस हाइक अनाउंस भी कर दी है, तो उससे कुछ इफेक्ट सेल्स के अंदर भी आएगी। बट देन अगेन लेट्स सी किस तरह सिचुएशन अनफोल्ड होती है। मोइज आपने मिड डे के अंदर आईटेंस के बारे में भी बताया, कॉल दी, तो एक पीआरएल के बारे में भी बताया था। तो आईटेंस से रिलेटेड हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ईवी चार्जिंग बिजनेस के अंदर जा रहे हैं। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी बिजनेस का बिल्ड हो चुका है, कितना फायदा ये क्लोवर के लिए होगा, थोड़ा सा इस बारे में? देखिए, ईवी चार्जर वाली जहाँ तक जो न्यूज़ है ना, वो आई थिंक अभी तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, जब तो कॉस्ट बढ़ेगी कंपनी की, लेकिन सून जब पाकिस्तान में पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर इम्पैक्टफुल होगा, वहाँ पर फिर अर्निंग्स आना शुरू होंगी। इसके अलावा आइटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो आइटेंस की अर्निंग्स भी, कल रिजल्ट था आइटेंस का, तो उसके अंदर 15 रुपए 88 पैसे की अर्निंग आई है पूरे साल की, और शेयर प्राइस 50 रुपए के आसपास है, तो 3 साढ़े 3 के मल्टीपल मिल रहा है। और उसके अंदर मेनली नेशनल इनकम आई हुई थी कंपनी की। अब नेशनल इनकम का पूरा प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कहाँ से आई है इतनी इनकम,
वो जब पता चलेगा तो हम प्रॉपर आपको बताएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली बताता हूँ तो इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हमें 60 रुपए तक के टारगेट मिल रहे हैं और इस वक्त 48-49 के पास शेयर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। ठीक और है। इसके अलावा भी इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन लग रही है, जो कि अभी इसका जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है सऊदी अरब के अंदर, पिछले दिनों भी इसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसकी न्यूज़ कंटिन्यूअसली आ रही है। और पहले ज़ाहिद टेक्सटाइल मिल थी आई थिंक ये, उसके बाद ठीक है। आईटेंस के अंदर शिफ्ट हुई है, टेक्नोलॉजी के अंदर आई है और रिसेंटली ये आई है। ₹1 का शेयर हुआ करता था और उसके बाद फिर अब जो है वो मतलब ₹1 के बाद तो ओपन हुआ था और उसके बाद स्लो कैप और कैप चल रहा था और ₹50 पे ₹40 जाके ओपन हुआ और वहाँ से अब नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर आ गया और मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर हमें कैपिटल गेन के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। मूवीज, रिजल्ट्स, मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 2 दिनों की, कंसिडरिंग कि अटैक्स दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, एक वॉलेटिलिटी और सेलिंग भी हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। अगले 2 दिन के हवाले से किस तरीके से एनालिसिस होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पर? अच्छा देखिए, जहाँ तक आपने टैक्स की बात की, तो टैक्स कोई इस तरह के आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि ये चीज़ें डाइल्यूट होंगी। तो ऑयल भी देखें 80s की रेंज में ही है, इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा और मार्केट ने भी उस तरह का प्रेशर नहीं लिया। देखिए, जब हम इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं ना, तो हमें परसेंटेजेस में ही कैलकुलेट करना है कि उस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। नॉर्मल अगर प्रॉफिट टेकिंग आई है, पॉइंट्स वाइप आउट हुए, 1500 पॉइंट निकले, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। कोई 15,000 पॉइंट नहीं निकल गए, राइट? तो इट्स ऐसे है। नॉर्मल। आगे भी आप देखेंगे रिजल्ट सीजन में प्रॉफिट टेकिंग आएँगी। लोग जो मुनाफे में है, नफे में है, वो अपने नफे पक्के करेंगे। अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने जिन कंपनीज में न्यूज़ इंटैक्ट हुई हुई है, आपने उन्हीं के अंदर बंधे रहना है। उन्हीं के अंदर आपको चाल भी मिलेगी, उन्हीं के अंदर आपको गेन भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अब होता क्या है कि किसी कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, उसने अनाउंस किया कि उसका रिजल्ट आ रहा है। तो जिस दिन अनाउंसमेंट से लेके बोर्ड मीटिंग तक बड़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है, क्योंकि एंटिसिपेशन होती है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल, कल ईफट का रिजल्ट आ सकता है, अनाउंस हो सकता है। अब उसमें एक करेक्ट। चाल, अब तो चले कल जब आ ही जाएगा, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगले 2 दिन रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे। पूरी लिस्ट है कि कौन-कौन से अपकमिंग रिजल्ट्स ट्रू। हैं। अब आपने देख लिया कि कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी कंपनीज इसमें एक मोमेंटम वॉल्यूम लीडर्स में आ रहे हैं या चाल बन रही है, वॉल्यूम्स हिट हो रहे हैं। उनके अंदर जब तक उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, तब तक एक वॉलेटिलिटी होती है। आपने उस वॉलेटिलिटी के अंदर शेयर को बाय करके आप उस दिन या अगले दिन, उस दिन तो क्योंकि हम तो इंट्राडे नहीं करते, बट उस दिन अगले दिन आप सेल कर ट्रू। सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिविडेंड लेना है, फॉर एग्जांपल, लेट्स से डिविडेंड किसी कंपनी ने अनाउंस किया, तो एक तरीका ये ठीक है। होता है कि जिस दिन कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया, उससे लेके उसकी एक्स डेट तक ना एक वॉलेटिलिटी होती है। उसके अंदर एक चाल बनती है जिसके अंदर प्राइस बड़ी फ्लक्चुएट करती है, तो आप उसके अंदर भी गेन ले सकते हैं। तो ये रिजल्ट सीजन में आप सिर्फ इसी तरह काम करते हैं। बाकी ये कि आप पूरा कैश अपना ना लगाएं, कुछ कैश अपना हाथ में लाज़मी रखें एंड कॉशियस अप्रोच के साथ काम ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने ऑडियंस के लिए ये भी बताना चाहूँ कि हम आप लोगों के कमेंट्स जो आप लोग एप्रिशिएट करते हैं हमारी एफर्ट्स को, ये बड़े मायने रखती है हमारे लिए। और आप हमारे शोज देखेंगे तो आपको एक पैटर्न उसमें कॉल्स का, स्ट्रैटेजीज का, एनालिसिस का सिमिलर मिलता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।